हमारी पढ़ाई किससे शुरू होगी? हमारी पढ़ाई शुरू होगी इससे कि आई लव केमिस्ट्री, 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 आई लव केमिस्ट्री। ठीक है, हमारी शुरुआत हमेशा इससे होगी कि आई लव केमिस्ट्री, क्योंकि हम बदलेंगे, हम अपनी अगर सोच बदलेंगे, केमिस्ट्री को देखने का नजरिया बदलेंगे तो युग बदल जाएगा। सब कुछ सोच का है। आप मान के बैठते हो ये एक्सेप्शन वाला सब्जेक्ट है, ये याद करने वाला सब्जेक्ट है। यार मेरे करीब 85 से 86% नंबर आए थे एडवांस्ड के अंदर केमिस्ट्री में, और मैं भी आपकी तरह एक एवरेज स्टूडेंट हूं जिसको चीजें याद नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि मैं एक बार चैप्टर पढ़ लेता हूं तो मेरे दिमाग में घुस जाता है, नहीं, समझ समझ के किया था। हमारी टेक्निक जो है ये मैंने तभी डिवाइस करी थी कि भैया पहले समझ लो आराम से, इधर उधर की बातें मत सोचो, ये याद करना है वो याद करना है, ऐसा फलाना दिमाग कर, नहीं, पहले प्यार से समझो, फिर देखो और फिर याद करो। यार ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप सबको पता है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 20 सेकंड में 4 मार्क्स देके जाता है। ये आईओसी और ओसी का कमाल है। चलो ओसी में 30 सेकंड तक भी लग जाते हैं, 1.5 मिनट में मतलब 90 सेकंड में आपको 4 मार्क्स देके जाते हैं फिजिक्स और मैथ्स। तो यार जब ये सब्जेक्ट इतना इजीली आपको नंबर देके जा रहा है, तो अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट भी लग रहा है तो क्या फर्क पैदा है। और आईओसी प्यारा भी क्यों होता है? आईओसी की स्पेसिफिकली प्यारापंथी क्या है? छोड़ना आसान है। अबे आईओसी को छोड़ना आसान नहीं है, क्वेश्चन छोड़ना बहुत इजी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर टॉप रैंक लाने के लिए क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट होता है, उतना ही इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन छोड़ना। 75 में से अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार ये 3 क्वेश्चन मेरे को नहीं आते, तो आप बहुत फायदे में रहोगे। और इसके क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाता है कि यार ये मेरे को याद नहीं है, ये मेरे को बिल्कुल आता ही नहीं है, ये आउट ऑफ स्कोप मेरे लिए हो गया है। तो हम चालू करने वाले हैं भैया क्या? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोला जाता है? देखो ये पूरा मेरा होता है एस ब्लॉक, इधर होता है मेरा पी ब्लॉक, ये बीच में क्या होता है? डी ब्लॉक, और क्या होता है? एफ ब्लॉक। ये बहुत भारी वाले मेटल्स, ये मॉडरेट मेटल्स, और ये मोस्टली नॉन मेटल्स। तो देखो प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, एस मेटल से पी नॉन मेटल्स में हम चले गए, तो बीच की प्रॉपर्टी किसकी हुई? डी और एफ ब्लॉक की। तो ट्रांजिशन जो हुआ प्रॉपर्टी में फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स, बीच में कौन आए? डी एंड एफ ब्लॉक। तो ट्रांजिशन किसके थ्रू हुआ? डी एंड एफ ब्लॉक के थ्रू। इसलिए क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब क्वेश्चन क्या फॉर्म हो सकता है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा क्या कि जिंक ट्रांजिशन मेटल है कि नहीं है? तो जो हमारा जिंक है वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है। ट्रांजिशन मेटल होने के लिए आपके पास कभी भी डी सबशेल कंप्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए। किसमें? ग्राउंड स्टेट में और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहां से एक ही क्वेश्चन बनता है कि यार जिंक ट्रांजिशन मेटल है कि नहीं है, तो आंसर जाएगा नहीं है। इनका मेटेलिक कैरेक्टर बढ़िया होता है, ये सारे के सारे मेटल होते हैं, और ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे बढ़िया वाले कंडक्टर्स होते हैं, क्योंकि यहां पे सब में मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं। ये सारे जो मेटल्स होते हैं इनमें सब में मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण इनका इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन शानदार होता है। तो जैसे जो हमारे वायर्स बनते हैं वो कॉपर के बनते हैं, या आयरन के या स्टील के बनते हैं। अगर आप बहुत अमीर देश से हो तो बेस्ट वायर्स अगर किसी के बनेंगे तो सिल्वर और गोल्ड के बनेंगे, क्योंकि इनकी जो इनकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की पावर है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ज्यादातर हमारे जो वायर होते हैं वो डी ब्लॉक मेटल के बने होते हैं, क्योंकि बहुत बढ़िया कंडक्टर होते हैं। अब हमारे लिए 3D सीरीज 3D सीरीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद करने का क्या तरीका है? साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मन फेको नी क्यों जान जलाती हो। ठीक है,
साइंस टीचर तो बहुत क्रूएल है, बोलेगा ये याद कर लो वो याद कर लो। ये अपनी हो गई इसकी ऑसम वाली ट्रिक, ऑसम सॉस ट्रिक हो गई है इसकी। साइंस टीचर वेरी क्रूअल, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, बोलेगा ये याद कर लो। यार मन को हल्का रखो ना यार, मन फेंको नहीं, क्यों जान जलाती हो, क्यों जान जलाती हो भैया, है ठीक है। और ये दोनों कॉपर और क्रोमियम आ जाते हैं ये, इन्हीं के कारण तो केमिस्ट्री बदनाम है। दबंग में एक गाना था, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो केमिस्ट्री बदनाम हुई डार्लिंग क्रोमियम के लिए, डार्लिंग कॉपर के लिए। क्यों भैया, क्योंकि बाकी सब सीधे रास्ते चलते हैं, 4s2 रखते हैं और डी में इलेक्ट्रॉन्स भरना शुरू कर देते हैं। ये एक अलग रास्ते पे चलते हैं, एस में 1 रख के 3D में 5 रख के बैठ जाते हैं। ये कोई बात होती है क्या बताओ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना। ये डायरेक्टली आ जाते हैं कि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन एक ही क्वेश्चन में पूछ लेंगे और आप गलत मार्क करके आ जाओगे, वैसी गलती मत करना, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट याद कर लो वापस से, ये जो 3D5 वाले होते हैं ये मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। 3D5 4s1 वाला हो गया, ये क्रोमियम का मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। क्रोमियम हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, फिर ये अपना टंगस्टन हो गया, ठीक है। जो एकदम लास्ट वाले हो गए 3D10 वाले, उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो मेटेलिक बॉन्डिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती। मेटेलिक बॉन्ड्स अगर वीक बनेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। तो जो ये 3D10 वाले या D10 वाले हो गए, जो D10 वाले हो गए, जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया, उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है, ठीक है। तो 3D10 लिखने की जगह इसको अपन D10 लिखते हैं, यहां पे भी 3D5 लिखने की जगह इसको अपन D5 लिखते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका? क्रोमियम का। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। और मिनिमम किसका? जिंक का। एटॉमिक रेडियस ये हम ऑलरेडी पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने यहां पे सिर्फ लिख दिया है, वापस नहीं बताऊंगा। आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, बट रेगुलरली इंक्रीज नहीं होगी। मेन बात क्या है कि 4D और 5D की साइज हो या आई हो ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। इनफैक्ट 5D की आयनाइजेशन एनर्जी 4D से ज्यादा होती है। तो साइज 4D और 5D की सिमिलर, 4D से 5D की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, क्योंकि साइज सिमिलर है, पर चार्ज किसमें ज्यादा है? 5D में, क्योंकि एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स 5D में ऐड हुए हैं। 14 और 2 और 6 20, करीब 20 एक्स्ट्रा प्रोटॉन्स होते हैं 5D में 4D के कंपैरिजन में। डेंसिटी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। एटॉमिक वॉल्यूम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का लो होता है एस ब्लॉक के कंपैरिजन में, इसलिए इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। ये सारे के सारे हार्ड होते हैं, ठीक है। इनको आप चाकू से नहीं काट सकते, आयरन को आप ऐसे ठंडे चाकू से नहीं काट सकते। सारे ग्रुप में डेंसिटी 3D से 4D में बढ़ती है, पर 4D से 5D में जस्ट डबल बढ़ जाती है। क्यों? लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। देखो क्या होता है, जब मैं 4D से 5D में जाता हूं तो बीच में 4f में इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं 14, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन भरने के कारण मास तो इनका बहुत बढ़ गया, मास तो करीब 20 से बढ़ गया, 20 प्रोटॉन्स ऐड कर दिए तो 20 से मास बढ़ गया, पर वॉल्यूम सेम है। वॉल्यूम क्या है? सेम है। क्यों? क्योंकि साइज तो बढ़ी नहीं, और अगर साइज बढ़ी नहीं और आपने क्या किया, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैंने सेम रख दिया, मास को मैंने बहुत सारा बढ़ा दिया, तो डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अगर मैं डेंसिटी का ऑर्डर लिखूं, यहां पे नीचे ध्यान से देखना जहां पे मेरा पेन है, तो यार Ti से Zr में थोड़ी सी डेंसिटी बढ़ेगी, पर Zr से HF में बहुत ज्यादा डेंसिटी बढ़ जाएगी, पर Zr से HF में बहुत ज्यादा डेंसिटी बढ़ जाएगी। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट डेंसिटी के ऑर्डर्स है, इनको याद कर लेना। कौन से वाले? जो मैंने स्क्रीन में राइट में लिखे हुए हैं। कौन से वाले? जो मैंने स्क्रीन में राइट में लिखे हुए हैं, ठीक है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, भैया इसमें बहुत मनमान वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं। क्यों? क्योंकि इनके आयनाइजेशन एनर्जी 1 2 3 4 मतलब सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी में उतना डिफरेंस नहीं होता, तो इसलिए इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो मैंगनीज जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का बाप है।
मैंगनीज में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ये +2 +3 +4 +5 +6 +7 सारी की सारी शो करता है। और जैसे मान लो ये मेरा पूरा डी ब्लॉक है एक, मतलब ये सारे एलिमेंट्स है डी ब्लॉक के स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, तो लेफ्ट मोस्ट एंड और राइट मोस्ट एंड ये कम वैलेंसी शो करते हैं, मतलब इनकी वेरिएबल वैलेंसी उतनी एक्सटेंड तक नहीं होती। जो बीच वाले हैं 4 to 7 D4 to D7 ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। आयरन की होती है +2 से +3, क्रोमियम की बहुत सारी होती है, फिर मैंगनीज तो इसका राजा होता ही है, ठीक है ना। तो एट द एंड ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट जिंक की +2 होती है। ग्रुप 6 में अगर मैं बात करूं मोलिब्डेनम 6 और टंगस्टन 6 ज्यादा स्टेबल होते हैं क्रोमियम 6 से। तो जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इस ग्रुप में, ग्रुप 6 में ज्यादा स्टेबल हो रही है। Cr6 डाइक्रोमेट की फॉर्म में एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। Cr की टेंडेंसी होती है कि वो Cr+6 से Cr+3 बना ले फटाफट से, इन्विटेशन देने की भी जरूरत नहीं पड़ती, तैयारी बैठा रहता है। कोई भी आ जाओ जो ऑक्सीडाइज होना चाहता है, इसको तो +6 से +3 में जाना है, इसको तो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन सामने वाले से खा लेगा और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करा देगा। ठीक है, बढ़िया, ये टेबल याद कर लेना भैया, लर्न, ठीक है ना। कॉपर के सारे हैलाइड्स नोन होते हैं, पर अगर आप Cu2 मतलब अगर आप Cui बनाने की कोशिश कर रहे हो तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये आयोडाइड को क्या कर देगा, ये उसका डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करवा देगा। 2I तो -1 में रह गई और 2I मिलके I2 बना लेगी, तो यहां पे आयोडीन का क्या हो जाएगा, पार्शियली आयोडीन ऑक्सीडाइज हो जाएगी। आयोडीन क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज, और ये खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस। कॉपर क्या आ गया, रिड्यूस। यहां पे कॉपर किस में था, 2+ में, यहां पे कॉपर किस में आ गया, अरे 2 कहां से लिखाई में आ गया यार, 1 लिखते लिखते ये कहां, कॉपर आ गया +1 में, यहां पे लिखाई में आ गया। तो कॉपर क्या है, +1 में आ गया। तो कॉपर की 2 वाली हैलाइड्स जैसे CuCl2 मिल जाएगा, CuBr2 मिल जाएगा, CuF2 मिल जाएगा, पर अगर आप Cui2 को ढूंढने जाओगे तो नहीं मिलेगा। जैसे बहुत सारे लोगों को सुखचैन नहीं मिलता है, वैसे कॉपर की I2 आपको नहीं मिलेगी। बहुत सारे कॉपर 1 कंपाउंड्स अनस्टेबल होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में और वो डिस्प्रोपोर्शनेशन में चल जाते हैं। तो कॉपर +1 वैसे काफी अनस्टेबल है, पर वो 2+ और उसमें चला जाता है। ऐसा क्यों होता है कि भाई एक्वस सॉल्यूशन में Cu2+ ज्यादा स्टेबल है, हाइड्रेशन एंथैल्पी के कारण, चार्ज ज्यादा होने के कारण इसका फाई बढ़ जाता है। फाई बढ़ने के कारण ये बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने आसपास अट्रैक्ट कर लेता है, और क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल्स को अपने आसपास अट्रैक्ट कर लेता है तो ऑक्सीजन के साथ इसकी बॉन्डिंग हो जाती है। क्यों, क्योंकि पानी के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव है। तो ये तो हो गया इसका रीजन, याद कर लेना पर कि यार Cu2+ एक्वस मीडियम में ज्यादा स्टेबल होता है Cu+ के कंपैरिजन में। ठीक है, क्लियर है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर इन दी ऑक्साइड्स ये Sc2O3 में +6 होता है, Mn2O7 में +7 का होता है। इसका स्ट्रक्चर याद करना है। मेन चीज क्या है कि MnOMn ब्रिज होता है। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा इसमें क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि भैया MnOMn लिंकेज या फिर XOX लिंकेज, जहां पे X कोई भी एक एलिमेंट है, कौन से कंपाउंड में प्रेजेंट है। आपको 4 कंपाउंड दे दिए जाएंगे, एक में प्रेजेंट होगा। मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन आने की उम्मीद होती है डी ब्लॉक वाले कंपाउंड्स में से, या तो मैंगनीज के ऊपर क्वेश्चन आएगा या क्रोमियम के ऊपर क्वेश्चन आएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रीजन नहीं बता रहा हूं, बहुत लंबा वीडियो बन जाता है। Cr2+ होता है रिड्यूसिंग, Mn3+ होता है ऑक्सीडाइजिंग। सर इतनी खास बात क्या है, ये दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम सेम है। Cr2+ हो या Mn3+ हो, ये दोनों D4 है, पर Cr2+ रिड्यूसिंग होता है और Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, सारे मेटल्स जितने भी 3D सीरीज के मेटल्स हैं, अगर आप उनको मेटल 2+ से मेटल में लेके जाते हो तो का रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है। बट हमारा एक अकेला कॉपर ऐसा है जो कॉपर 2+ से कॉपर में ले जाने पर रिडक्शन पोटेंशियल को पॉजिटिव कर लेता है। ये भी आपको याद करना है। इस स्लाइड पे जो भी पॉइंट लिखे आपको सारे के सारे याद करने हैं। Mn3+, CO3+, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, OA होते हैं ये,
ठीक है। एक्व सॉल्यूशन के अंदर Cr2 प्लस Ti2 प्लस Vi2 प्लस बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। तो इस स्लाइड पे जो भी लिखा है ये आपको सब याद करना है। तो लर्न दी होल स्लाइड, ठीक है। कलर्ड आयंस सारे याद कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट जो है उनको गोला कर रहा हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उनको गोला कर रहा हूं। Cr3 प्लस Cr2 प्लस Fe3 प्लस Fe2 प्लस Mn3 प्लस और CO2 प्लस। लर्न दिस, ये भी आपको याद करना है। ये कलर्ड क्यों होते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ये कलर्ड होते हैं डी ट्रांजिशन के कारण। डी ब्लॉक के कंपाउंड्स में कलर क्यों आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है जेई और नीट में। आंसर आएगा डी ट्रांजिशन के कारण, मतलब क्योंकि इन सब के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। देखो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कलरलेस है। ये बेचारे भापड़े के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये कलरलेस हो गया। इसके पास भी नहीं है, क्या हो गया, कलरलेस हो गया। इसके पास भी यूपीई नहीं है, तो क्या हो गया, कलरलेस हो गया। पर अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर किसी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कलर दिखाएगा। तो कलर क्यों आता है, डी ट्रांजिशन के कारण आता है, ठीक है। जैसे अपना Fe3+ हो गया तो वो मोस्ट प्रोबेबली D5 होता है, ठीक है। Fe3+ में कितना होता है, 26, 3 इलेक्ट्रॉन हटाऊंगा तो 23, हाँ तो ये D5 होता है। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन कल्टी मार के आगे जा सकता है या ये इधर से उधर घूम सकता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में हो सकता है। तो ये डी ट्रांजिशन के कारण में कलर आता है, ठीक है, बढ़िया। D0 D10 में कलर नहीं आएगा, बाकी सब में कलर आएगा। कौन सा कलर आता है ये आपको याद करना पड़ेगा। इनकी बहुत शानदार कैटालिटिक प्रॉपर्टी भी होती है। कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी एक सरफेस प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, सरफेस प्रॉपर्टी होती है। बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होते हैं जो हवा में नहीं हो सकते। बहुत सारे रिएक्शन क्या होते हैं जो हवा में नहीं हो सकते, उनको होने के लिए कोई जगह चाहिए होती है, कोई सरफेस चाहिए होता है। तो ये मेटल्स जो है बड़े प्यारे सरफेस प्रोवाइडर्स होते हैं। जैसे ये रिएक्शन आप जानते हो हम एक एल्कीन को हाइड्रोजन के साथ रिड्यूस कराना चाहते हैं, एल्केन बनाना चाहते हैं। तो ये सरफेस क्या करता है, ये कैटलिस्ट क्या करता है, इन दोनों को पकड़ लेता है, इनके बॉन्ड्स आपस में तोड़ के इन दोनों को पकड़ लेता है, एड्सॉर्ब कर लेता है और इनके आपस में रिएक्शन करवा देता है। क्या करवा देता है, आपस में रिएक्शन करवा देता है। क्या करवा देता है, आपस में रिएक्शन करवा देता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट का क्या काम होता है, कैटलिस्ट का काम होता है सरफेस प्रोवाइड करना। और ई सरल का क्या काम होता है, ई सरल का काम होता है विजुअलाइजेशन करा देना। ई सरल का मतलब विजुअलाइजेशन, ई सरल है तो विजुअलाइजेशन सरल है, ठीक है। इनकी एबिलिटी होती है अडॉप्ट करने की, मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट और कॉम्प्लेक्स बनाने की और एड्सॉर्ब करने की। याद करने की चीजें आपको बता देता हूं अब, ठीक है। ये सब याद कर लेना। 2013 या 14 में इसमें नीट में क्वेश्चन आ चुका है। 2015 या 16 में जेई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि भैया इसमें से कैटालिटिक एक्शन कौन कौन शो करता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में H2SO4 की मैन्युफैक्चरिंग में V2O5, कौन, V2O5, अभी क्वेश्चन दिखा भी दूंगा, ठीक है। अमोनिया प्रोडक्शन, हेबर प्रोसेस, फाइनली डिवाइडेड आयरन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जो अभी जस्ट देखा उसमें निकल, कुछ कुछ अपने एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा Fe3+ इसमें काम आता है। आयोडाइड और परसल्फेट आयन के ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन में काम आता है, ठीक है। तो ये कैटलिस्ट क्या काम करता है, देखो कैटलिस्ट क्या होता है, तो कैटलिस्ट जो है ना बुआ जी का काम करता है। कैटलिस्ट कौन है, कैटलिस्ट इज द बुआ जी स्लैश मामी जी स्लैश आंटी जी। सर कैसे, ये बुआ जी आंटी जी मामी जी कहां से आ गई रिएक्शन में, बीच में किसी की शादी नहीं हो रही होती है तो ये सब जगह जा जाके घर पे रिश्ता ढूंढ के लिए आती है। शादी तो किसी और की होती है ना, इनकी थोड़ी ना होती है। ये खुद शादी में पार्टिसिपेट थोड़ी ना करती है, पर ये दूसरों की शादी को एक्सेलरेट करा देती हैं विदाउट देमसेल्व्स गेटिंग मैरिड। यार दूसरी शादी थोड़ी ना करेंगी यार, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो बुआ जी मामी जी आंटी जी होती है ये कैटलिस्ट होती है, ठीक है। तो कैटलिस्ट का क्या काम होता है, बिना खुद रिएक्शन में
पार्टिसिपेट किए हुए, पार्टिसिपेट किए हुए मतलब बिना कंज्यूम हुए, ये पार्टिसिपेट तो कर रहा है पर Fe3+ से चालू किया था, वापस से Fe3+ ही बन गया, तो ये तो एकदम अनअफेक्टेड ही निकला। ये क्या निकला? अनअफेक्टेड ही निकला। अब आप जिंदगी में कभी कैटलिस्ट नहीं भूलोगे, ये मेरा आपसे वादा है। ये सुपर ट्रिक होती है कैटलिस्ट को याद करने की। मेरे को भी पिछले साल ही पता चला इसकी इफेक्ट कि भैया कैटलिस्ट बड़े तगड़े होते हैं। इसको याद कर लेना, लर्न दिस, इसको याद कर लेना, इसको याद कर लेना, ठीक है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ये डी ब्लॉक की खास बात होती है। डी ब्लॉक के जो मेटल्स होते हैं वो बहुत सारे इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं, उनकी ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें समझाने का कुछ भी नहीं है, ठीक है। इंटरस्टिशियल वही होता है, मेटल मेटल है बहुत सारे, आयरन 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 आयरन, मेटेलिक बॉन्ड बना रखा है, 3D स्ट्रक्चर है, बहुत सारी जगह बची हुई है, हाइड्रोजन कार्बन नाइट्रोजन साइज में छोटे होने के कारण बीच के गड्ढों में घुस जाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? बीच के गड्ढों में घुस जाते हैं, तो क्या कंपाउंड कहलाते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी बढ़ गई है, नंबर ऑफ बीच में आपके बॉन्ड्स बढ़ गए हैं, बॉन्ड बनते हैं ना यार, ये लोग बीच में जाके बैठेंगे तो अट्रैक्शन तो होगा, अट्रैक्शन होगा तो अब आयरन आयरन को दूर ले जाना और मुश्किल हो गया क्योंकि उसका रिश्ता बीच में और बन गया, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, हार्ड हो जाते हैं, ठीक है। कुछ बोराइड तो मतलब डायमंड जैसे हार्ड हो जाते हैं भाई साहब, इतनी हार्डनेस बढ़ जाती है कि डायमंड जो हार्डेस्ट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है उसके जितना हार्ड हो जाते हैं। मेटेलिक कंडक्टिविटी वैसी की वैसी रहती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को रोक नहीं रहे और केमिकली इनर्ट होते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या होती है डी ब्लॉक के कंपाउंड्स की? ये बढ़िया अलॉय बनाते हैं। आपने बहुत सारे अलॉय इसके देखे हैं हमारे घर में, जब कुकिंग होती है तो उसमें जो यूटेंसिल्स यूज होते हैं, बर्तन, जिससे कभी कभी मम्मी आपको बहुत मारती भी है जब आप पढ़ाई नहीं करते हो, तो घर में जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं सब के सब अलॉय के बने होते हैं। आपने सुना होगा नाम ब्रास, ब्रॉन्ज, SS, स्टेनलेस स्टील, ऑल दीज आर अलॉयज, ठीक है। अलॉयज होमोजेनियस सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं जिसमें एक मेटल का एटम और दूसरे मेटल का एटम बढ़िया डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। बढ़िया सिंपल है। अगर दोनों की सिमिलर रेड डाई हुई, कैरेक्टरिस्टिक सेम हुए ट्रांजिशन मेटल का, ट्रांजिशन मेटल की एक खास बात होती है कि इनके आसपास के जो मेटल्स होते हैं उनका आयनिक रेडियस ऑलमोस्ट सेम होता है, तो आयरन और कोबाल्ट ये आराम से एक दूसरे के साथ भी बॉन्ड बना सकते हैं एज इजीली एज आयरन आयरन का बॉन्ड, तो इसलिए अलॉयज बहुत ये इजीली बनाते हैं। अलॉयज से अलॉय बनने से जो फायदा होता है, प्रॉपर्टीज बेटर हो जाती है, हार्डनेस हो, बॉइलिंग पॉइंट हो, मेल्टिंग पॉइंट हो, मेलिएबिलिटी हो, डक्टिलिटी हो, जो भी आप प्रॉपर्टी इंप्रूव करना चाहते हो वो अलॉय से पूरी हो सकती है। जैसे अगर आप मेरे को बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं, अगर हम प्योर आयरन से कंस्ट्रक्शन करें, अगर हम प्योर आयरन से कंस्ट्रक्शन करें तो कंस्ट्रक्शन होगा ही नहीं। प्योर आयरन इज वेरी सॉफ्ट, आप ऐसे बेंड कर सकते हो प्योर आयरन को, वो उतना सॉफ्ट होता है, पर जब हम इस आयरन में छोटू सा कार्बन डाल देते हैं, ठीक है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड ही हो गया वो, या फिर इसका क्रोमियम के साथ अलॉय बना लेते हैं छोटी सी मात्रा में, तो इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। तो बहुत सारे स्टील और स्टेनलेस स्टील में हम क्रोमियम, वेनेडियम, टंगस्टन, टंगस्टन, मोलिब्डेनम और मैंगनीज का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे? क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि यार स्टेनलेस स्टील या स्टील में आयरन के साथ साथ किसका अलॉय होता है? तो आपको ये याद करना है, क्रोमियम का होता है, वेनेडियम का होता है, टंगस्टन का होता है, मोलिब्डेनम का होता है और मैंगनीज का होता है, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल का नॉन ट्रांजिशन मेटल के साथ भी बनता है, जैसे कॉपर, जिंक, बेचारे जिंक को बिरादरी से बाहर किया हुआ है, कॉपर, टिन, ठीक है, ब्रॉन्ज, अब ये टिन तो पी ब्लॉक हो गया, ऑल्सो ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंट, और ये यूटेंसिल्स भी हमारे ब्रास और ब्रॉन्ज के पहले ज्यादा बनते थे, अब नहीं बनते, अब तो स्टील वगैरह के बन जाते हैं, ठीक है, पक्का। अब ये दो हमारे दो सबसे इंपॉर्टेंट दो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, क्रोमेट, डाइक्रोमेट, ये एक कैटेगरी हो गई, और मैंगनेट, परमैंगनेट दूसरी कैटेगरी हो गई। इनको बनाते कैसे हैं? ऐसे बनाते हैं, समझने का कुछ भी नहीं है। आप FeCr2O4 क्रोमाइट और लेते हो, उसका Na2CO3 के साथ रिएक्शन करवाते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, भारी हीट कर देते हो, ठीक है, आग लगा देते हो इनको,
तो Na2CrO4 का प्रोडक्शन हो जाता है। आप पानी में डिसॉल्व कर लेते हो, फिल्टर आउट कर लेते हो, तो कुछ चीजें तो फिल्टर मतलब फिल्ट्रेट बन जाएगी, अंदर चली जाएगी Na2CrO4 के जैसे। Fe2O3 प्रेसिपिटेट होता है तो वो चलनी में ही रह जाएगा। तो अपने पास क्या बच गया? Na2CrO4, CO2 गैस बन के बाहर। आप इसका एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो तो ये Na2Cr2O7 बना देगा। Na2Cr2O7 को क्रिस्टलाइज करा के बाहर निकाल लो, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है, फाइनली ये बन जाता है। तो आप K2Cr2, अब आपको बनाना क्या है? आपको पोटेशियम के साथ Cr2O7 बनाना है। तो यहां पे आप क्या करा लोगे? यहां पे आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा लोगे, Na को हटा के K लगा दोगे तो NaCl बाहर हो जाता है, यहां से पहले क्रिस्टलाइज हो जाता है और हमारे पास होता है K2Cr2O7 सॉल्यूशन के अंदर। हम उसको फर्दर क्रिस्टलाइज करा लेते हैं, ठीक है। क्रोमेट और डाइक्रोमेट ये इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होती है, ठीक है। ये डाइक्रोमेट में भी +6 में है, और अगर आप इसका ये बनाओगे CrO4 2- तो भी ये किस में होता है? तो भी ये +6 स्टेट में होता है। तो ये तो क्रोमेट हो गया, और जिसमें 2 क्रोमियम है वो डाइक्रोमेट हो गया, ठीक है। तो यार CrO4 2- दिस इज क्रोमेट एंड दिस इज डाइक्रोमेट। तो ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, ठीक है। एसिडिक मीडियम में आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं क्योंकि इनका ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होता है। ये याद कर लेना। अब डाइक्रोमेट में CrO-Cr लिंकेज है, जैसे हमने परमैंगनेट में देखा था MnO-Mn लिंकेज, वैसे इसमें CrO-Cr लिंकेज भी होता है। तो ये क्रोमेट आयन है, ये डाइक्रोमेट आयन है, ठीक है। आपको तो पता ही है K2Cr2O7 रिडॉक्स रिएक्शन में हर बार आता है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है रिडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है। ये क्या होता है? ये गोल्ड स्टैंडर्ड होता है रिडॉक्स रिएक्शन का, ठीक है। जब आप इसको हीट करते हो, ये भी याद कर लेना, जब आप पोटेशियम डाइक्रोमेट को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और सोल्यूबल क्लोराइड के साथ हीट करते हो तो आपको ब्राउन रेड वेपर्स मिलते हैं क्रोमाइल के। ये जो अपना CrO2Cl2 है इसको क्रोमाइल बोलते हैं। इसका जेई मेन और नीट में आने की चांसेस हैं। मैंगनेट और परमैंगनेट प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। आप MnO2 को पकड़ो, इसको बेस में हीट करो, एयर की प्रेजेंस में MnO4 2- बन जाएगा जो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। फिर आप क्या करो, इसको कोल्ड वाटर और छोटे से अल्कली की मात्रा में करा लो तो ये सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इवेपोरेशन करा के आपके पास क्या बन जाएगा? K2MnO4 या Na2MnO4, ठीक है। क्या बन जाएगा? K2MnO4 या Na2MnO4। तो यहां पे Mn +6 में है, तो पहले Mn हमको किस में मिलता है? +6 में मिलता है, ठीक है। फिर आप उसको +7 में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो जो मैंगनेट होता है वो +6 में होता है, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। सो मैंगनेट इज +6, और अगर मैं पर मैंगनेट लिख दूंगा तो इट इज +7। तो मैंगनेट क्या होता है? +6, और पर मैंगनेट क्या होता है? +7, ठीक है। मैंगनेट में +6 और पर मैंगनेट में +7, ठीक है। हाँ, तो भाई मैंगनेट में +6 होता है, पर मैंगनेट में +7 होता है। मैंगनेट और पर मैंगनेट को अगर आपको कन्वर्ट करना है, ये पर मैंगनेट है, इसको आपको मैंगनेट में डालना है, तो बेस की प्रेजेंस में बॉईल कर दो, ये सही हो जाएगा, ठीक है। मैंगनेट का ग्रीन सॉल्यूशन जो होता है वो एल्कली में बहुत स्टेबल होता है, पर अगर आप उसको प्योर वाटर में लेके जाओगे और एसिड की प्रेजेंस में, तो वो MnO2 को डिपॉजिट कर देगा। किसको डिपॉजिट कर देगा? MnO2 को। और MnO2 कैसा होता है? डार्क ब्राउन। तो नीचे आपको आपकी टेस्ट ट्यूब में डार्क ब्राउन कलर का एक प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, और इसके कलर को तो सब जानते हैं, पर मैंगनेट पे तो सबने एक्सपेरिमेंट किया है। ये रिएक्शन आती है एग्जाम में, आपसे ये पूछा जाएगा कि यार जो मैंगनेट है वो प्योर वाटर में स्टेबल होता है कि नहीं होता है। आपको बोलना है कि वो स्टेबल नहीं होता है, ठीक है। इसका ये स्ट्रक्चर होता है। दोनों करेक्ट है, आप एनसीईआरटी वाला याद कर लेना, ठीक है। चले, यहां पे भी -1, यहां पे भी -1, तो इस पे भी नेट -2 का चार्ज आ जाएगा। ये मैंगनेट है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आया हुआ है कि यार कैटलिस्ट का सही प्रोसेसेस याद करो, तो ये जेई मेन का क्वेश्चन है। जैसा मैंने आपको बताया था, ईयर पता नहीं कौन सा है, बट रिसेंट ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है जेई मेन का, जहां पे आपको पूछा गया है TiCl3। तो आप इस क्वेश्चन के माध्यम से सारे कैटलिस्ट याद कर लेना। इसका सही आंसर है 4। तो
तो TiCl3 जिगलर नाटा पॉलीमराइजेशन में यूज होता है। ये हम पॉलीमर्स में पढ़ लेते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे नहीं पढ़ाया, ठीक है, आप वहां पे याद करते ही हो। फिर PdCl2 वॉकर प्रोसेस में याद होता है, इसको याद कर लो, ठीक है। और ये दोनों हमने देख लिए थे। डेकन्स प्रोसेस में कौन यूज होता है, CuCl2, इसको भी याद कर लो। ये हम दूसरे चैप्टर्स में पढ़ लेते हैं, बाकी सारे कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी हम दूसरे चैप्टर में पढ़ लेते हैं, ये सिर्फ रिवीजन है। यहाँ पे मैंने इसीलिए, जैसे आपको लग रहा होगा सर वैकर प्रोसेस नहीं बताया, जिगलर डाटा नहीं बताया, डेकन नहीं बताया, सब दूसरे चैप्टर में आ जाते हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं बताया। ये भी हमारा पी ब्लॉक का है, ठीक है, ये पी ब्लॉक में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। बट ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको अपने रिवीजन के लिए रख लेना, सारे याद हो जाएंगे। ये भी आपको याद करना है कि यार जब हम क्रॉपर को खुला छोड़ देते हैं लॉन्ग टाइम तक तो वो ग्रीन हो जाता है, उसके ऊपर एक ग्रीन लेयर बन जाती है। यार मैं आपको एक बहुत अच्छा इसका किस्सा बताता हूं, जो मैं इससे पहले, अभी मैंने जो स्पेक्स पहन रखा है, जो स्पेक्स में इसके पहले पहनता था ना, पता है उसके अंदर ये वाली जो चीजें होती है, ये वाला जो मेरे नाक पे इसका वो जो टिकना होता है, जो नाक पे जो टिकता है, वो कॉपर का था। तो यार मैंने जब थोड़े दिन बाद चश्मा खोला, तो यार उसमें भाई साहब पूरा वो ग्रीन हो रखा था। मेरा दिमाग खराब हो गया। फिर मेरे को बाद में याद आया कि यार मेरी नाक पे स्वेट आता है, ठीक है, कॉपर का बना हुआ है, आइडियल कंडीशंस है रस्टिंग के लिए। कॉपर रस्ट हो जाता है तो एक वो बेसिक कार्बोनेट की लेयर बना लेता है, कॉपर कार्बोनेट बन जाता है, जिसके कारण वो हरा दिखता है, ठीक है। आगे चले तो यार एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कौन होते हैं, वो जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन n-2 f ऑर्बिटल में जाता है। तो ये जो अपने नीचे वाले हैं, ये सारे के सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये सारे के सारे कौन है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इनको क्या बोला जाता है, ये जो ऊपर वाले हैं, जो 6th पीरियड वाले हैं, ये 6th पीरियड वाले हैं, इनको लैंथेनाइड्स बोला जाता है, या रेयर अर्थ या लैंथेनॉन्स के नाम से बोला जाता है। किसके नाम से बोला जाता है, किसके नाम से जाना जाता है, लैंथेनॉन्स के नाम से जाना जाता है। लैंथेनाइड्स रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो ये कभी भी फ्री स्टेट में आपको नहीं मिलेंगे। इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये इतना बड़ा होता है। मैं वो एलिमेंट्स मार्क करा रहा हूं जिनका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है। सीरियम, इसमें 5d1 है, बाकी सब में आप देखोगे डी में इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। फिर ये गैडोलिनियम, इस पे कम से कम भी 3 से 4 बार सवाल आ चुके हैं, इसको याद कर लेना, इसके कॉन्फ़िगरेशन को 4f7 5d1 6s2, ठीक है। और एक जो हमारे को याद कर रहे हैं वो है ल्यूटेशियम, क्योंकि इसमें भी 4f14 5d1 और 6s2 हो जाता है, ठीक है। तो 3 याद करने हैं, सीरियम, फिर गैडोलिनियम और फिर लूटेशियम। तो इसमें याद क्या क्या करना है, इनका एटॉमिक नंबर और इनका कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सारे जो लैंथेनाइड्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा कॉमन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। सारे लैंथेनाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट करते हैं अटेन। सीरियम, प्रेसोडीनियम और टर्बियम वो +4 में जाते हैं, बाकी सारे के सारे +3 में रहते हैं। नीचे वाले में भी कुछ कुछ रहते हैं, EU और Y भी ये +2 ऑक्सीडेशन दिखाते हैं, ये याद करना है यार। एफ ब्लॉक में सब कुछ याद करने का है, समझने का ज्यादा कुछ इसमें होता नहीं है। EU2+ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन खाने में विश्वास रखता है कि इलेक्ट्रॉन देने में, यार वो रिड्यूसिंग एजेंट है तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, तो खुद तो +3 में जाना चाहेगा। EU2+ किस में जाना चाहता है, +3 में, तो सामने वाले को इलेक्ट्रॉन दे देगा। YB2+ भी +3 में जाना चाहता है। कलर, इनमें सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4f के ऑर्बिटल में तो सारे कलर्ड होते हैं। ये आयन विजिबल रीजन ऑफ लाइट में एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसलिए ये विजिबल भी होते हैं। इनमें FF ट्रांजिशन होता है, F ब्लॉक वालों में FF ट्रांजिशन होगा, D ब्लॉक वालों में DD ट्रांजिशन होगा, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी एल्कलीन अर्थ मेटल के कंपैरिजन में काफी कम इनकी होती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन सिर्फ Lu+3 साइज में छोटा होने के कारण कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसके अलावा कोई भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स कौन बना रहा है, Lu+3, इसके अलावा कोई भी नहीं बना रहा है। ये बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, फटाफट से सामने वाले को रिड्यूस करा देते हैं, ठीक है। ये याद कर लेना। अभी गन मेटल आया था, सब लोग उसके पीछे भाग रहे हो, आया क्या नहीं है, मिश मेटल आ जाएगा। तो लैंथेनाइड का आयरन के साथ अलॉय क्या कहलाता है, मिश मेटल कहलाता है, जिसमें
लैंथेनॉइड तो होता है 95% और आयरन होता है 5%। दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मिक्स मेटल क्या होता है या फिर मिक्स मेटल की कंपोजिशन क्या होती है। ठीक है, सारे के सारे मेटल हैं तो जो इनके हाइड्रोक्साइड्स है सब बेसिक होते हैं। LaOH अल्ट्राइड सबसे ज्यादा बेसिक होता है और LuOH अल्ट्राइड सबसे कम बेसिक होता है। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आपने क्या किया, 4f में इलेक्ट्रॉन भर डाले। 4f में इलेक्ट्रॉन भरने के कारण ये महापुअर शील्डिंग करते हैं। शील्डिंग कम करेंगे तो साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। 10 बार पढ़ चुके हैं अपन अभी इसको, तो इसलिए मैं इसको और नहीं बता रहा। ठीक है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज बढ़ जाती हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ जाती है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के, कॉन्ट्ररी टू द जनरल ट्रेंड। होता क्या है कि मैं जब डाउन द ग्रुप जा रहा हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी मेरी कम होती है, पर पुअर शील्डिंग के कारण जब मैं 4D से 5D में जाता हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम नहीं होती, ट्रेंड बदल जाता है लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण। इनके जनरल केमिकल रिएक्शन एक इस व्हील से हम बता सकते हैं। एसिड के साथ करोगे तो H2 रिलीज होगा, हेलोजन के साथ बनाओगे तो X3 कंपाउंड होगा क्योंकि ये +3 स्टेट में रहते हैं। पानी के साथ फिर से +3 स्टेट बनाएंगे और H2 भी रिलीज करेंगे। ठीक है, इसके साथ LnC2 या Ln2C3 या Ln3C बना लेंगे। ठीक है, अगर आप कार्बन के साथ इसका रिएक्शन करवाते हो तो नाइट्रोजन के साथ हीट करते हो तो ये +3 में है, नाइट्रोजन -3 में है तो बना लेंगे Ln सल्फर के साथ वापस से +3 वाला कंपाउंड बनाएंगे और ऑक्सीजन के साथ भी +3 वाला कंपाउंड बनाएंगे। तो बहुत सिंपल इनकी केमिस्ट्री होती है। आपको कुछ भी याद नहीं आए तो +3 वाला कंपाउंड बना के आ जाना और एसिड के साथ रिएक्शन में मेटल प्लस एसिड H2 देता है। एक्टिनोइड्स की पूरी केमिस्ट्री लैंथेनाइड्स के काफी सिमिलर है। एक्टिनोइड्स की पूरी केमिस्ट्री लैंथेनाइड्स के काफी सिमिलर है। ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं और लैंथेनाइड्स के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। लैंथेनॉइड के कंपैरिजन में ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में इनके सेम इरेगुलरिटी आती है जैसे हमने लैंथेनाइड के केस में देखी, पर इससे क्वेश्चन नहीं आता। एक्टिनोइड कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के जैसा होता है। इनमें भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, पर फर्स्ट हाफ मतलब F1 से F7 तक जब हम जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है। जो F7 वाला होता है वो +7 की ऑक्सीडेशन स्टेट रख सकता है, F6 वाला +6 की और F5 वाला +5 की। और आप जब F8 से F14 में जाते हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो जाती है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का यूज भाई ग्रुप 11 के जो मेटल्स होते हैं वो कॉइनेज मेटल्स कहलाते हैं, सिल्वर, गोल्ड वगैरह वगैरह, प्लैटिनम। यूके कॉपर कॉइन कॉपर कॉटेड स्टील होता है और सिल्वर यूके कॉइन कॉपर निकल अलॉय होता है। अब ये याद कर लेना, ये आजकल जेईई मेन और नीट वालों को इनसे अलग ही प्रेम हो रखा है। AgBr को आप फोटोग्राफी में यूज करते हो और गन मेटल क्या होता है, कॉपर, टिन, जिंक और लेड का एक अलॉय होता है। ठीक है, लेड शायद हो सकता है आपको ऑप्शन में नहीं दिया हो, कंफ्यूज मत होना, बहुत छोटी मात्रा में डाला जाता है। मेजरली कॉपर, टिन और जिंक ही होते हैं। मेजरली कौन होते हैं, कॉपर, टिन और जिंक ही होते हैं। ठीक है, तो यार डी एंड एफ ब्लॉक का हमारा रिवीजन खत्म, समाप्त। ऑल द बेस्ट, अपने पथ पर चलता जाऊंगा, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। पढ़ते रहो, फोड़ते रहो, कभी झुकना मत, रुकना मत। पेपर अच्छा हो नहीं हो, अच्छा फील हो रहा हो नहीं हो रहा हो, पढ़ाई करते रहो। ठीक है, ऑल द बेस्ट।